ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सैम्पल पेपर 2 सेक्शन ए। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज सी नॉट। कोई कैपेसिटेंस है जिसका कैपेसिटर दिया हुआ है सी नॉट। इट इज कनेक्टेड टू ए वोल्टेज वी। उसको वी बैटरी वी वोल्टेज से कनेक्ट किया गया है। ओके, कोई चार्जेज द कैपेसिटर। ऑब्वियसली जब किसी कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करोगे तो कैपेसिटर्स क्या होती है, चार्ज होती है, उस पर चार्ज स्टोर होता है। ओके, विद द कैपेसिटर स्टिल कनेक्टेड। कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्टेड है, स्टिल कनेक्टेड। नाउ ए स्लैब ऑफ डायरेक्ट्रिक मटेरियल इज इंट्रोड्यूस। अब उसके बीच में एक डायरेक्ट्रिक मटेरियल को पुट किया गया है। ओके, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट्रिक स्लैब इन द एबव सिचुएशन। उस डायरेक्ट्रिक पुट करने के बाद क्या इफेक्ट होगा, इसमें से कौन सा करेक्ट है उसे चूज करना है। ओके, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। ये आपका डायरेक्ट्रिक, इसे कैपेसिटर बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो। इसकी वोल्टेज गिवन है V, कैपेसिटेंस गिवन सी नॉट। ओके, तो जब आप इसे कनेक्ट करोगे तो कैपेसिटेंस क्या होगी, चार्ज होगी। इस पर चार्ज आएगा, है ना, प्लस चार्ज, और यहाँ माइनस चार्ज। ओके, सो डायरेक्टिव पुट करने के बाद क्या होगा, इस पर डायरेक्टिव पुट कर दो। तो जब भी कैपेसिटेंस में डायरेक्टिव पुट करते हैं तो डायरेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। ओके, एयर में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अगर कोई मीडियम रहेगा इन बिटवीन प्लेट्स, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट्रिक है, उस केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। यहाँ पे के क्या है, के इज द डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, के इज द डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो ये न्यू कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा इस केस में, इंक्रीज करेगा। ओके, अब फॉर्मूला से देखो। एक फॉर्मूला होती है Q इक्वल टू सी इंटू वी। ये फॉर्मूला पढ़े होगे, चार्ज इक्वल टू कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब एयर वाला कंडीशन था तो एयर वाले कंडीशन में चार्ज मान लो Q नॉट, कैपेसिटेंस दिया हुआ है इसकी सी नॉट, और वोल्टेज मान लो V, है ना। बैटरी रिमेन कनेक्टेड है, वोल्टेज चेंज नहीं करेगा। बैटरी का जितना वोल्टेज होगा 5 वोल्ट 10 वोल्ट वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं। बैटरी रिमेन कनेक्टेड है ना। इनिशियल कंडीशन है। जब डायरेक्टिव को पुट करेंगे तो उस कंडीशन में चार्ज क्या होगा, लेट्स सपोज Q, कैपेसिटेंस क्या लिखेंगे, CM, मीडियम वाले कैपेसिटेंस, इसे मैंने C नॉट लिखा एयर में। ओके, जब डायरेक्टिव पुट करेंगे तो कैपेसिटेंस हो जाएगा C मीडियम, तो ये C मीडियम। वोल्टेज कितना लिखेंगे, वोल्टेज तो V है, वोल्टेज चेंज नहीं कर रहा है, ये हमेशा कांस्टेंट है। कैपेसिटेंस की वोल्टेज कांस्टेंट है, क्योंकि सॉरी बैटरी की वोल्टेज कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बैटरी रिमेन कनेक्टेड। ओके, तो इस इक्वेशन में अगर देखोगे तो ये तो कांस्टेंट है। ओके, CM का वैल्यू क्या है, C नॉट से ज़्यादा है। यहाँ से अगर देखोगे तो ये जो C मीडियम है, C मीडियम इज मोर देन C नॉट। ओके, सो इस इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन में देखो, V नॉट कांस्टेंट है, C नॉट और CM में CM की वैल्यू इंक्रीज कर गई, है ना। अगर ये वैल्यू इंक्रीज करेगा तो चार्ज को इंक्रीज होना पड़ेगा। जो चार्ज की वैल्यू है मीडियम में वो वैल्यू मस्ट बी इंक्रीज। ये वैल्यू तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। राइट हैंड साइड वैल्यू बढ़ेगी तो लेफ्ट हैंड साइड भी वैल्यू बढ़ेगी। ओके, इसका मतलब ये जो कैपेसिटेंस है डेट इज, इसे QM दे लेते हैं, दिस इज QM। ओके, सो ये कांस्टेंट है, इसे मैंने इंक्रीज किया तो ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी, तभी ये इक्वेशन बैलेंस होगा। इसका मतलब QM मस्ट बी मोर देन Q नॉट। एयर वाले कंडीशन में जो कैपेसिटर पर चार्ज है और डायरेक्टिव पुट करने के बाद जो चार्ज की वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। QM इज मोर देन Q नॉट। ओके, ऑप्शन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर राइजेज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा इक्वल टू क्या होती है, सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाय एरिया, प्लेट एरिया। ओके, चार्ज बाय प्लेट एरिया, सिग्मा बाय प्लेट एरिया। ओके, तो ये टर्म क्या होगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर क्या होगा, यहाँ पे चेंज नहीं करेगा, ये वैल्यू चेंज कर जाएगी। ओके, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखोगे, सेकंड ऑप्शन है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ फॉल। पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट है ना, देखो ये तो बैटरी कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। ओके,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन होता है E इक्वल टू वी बाई डी, E इक्वल टू वी बाई डी। तो प्लेट का सेपरेशन है वो तो कांस्टेंट है, बैटरी रिमेन कनेक्टेड है, इसका मतलब बैटरी की वोल्टेज भी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो कांस्टेंट। ओके, सो दिस इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा, कैपेसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगी, कांस्टेंट आएगी। टोटल चार्जेज ऑफ द कैपेसिटी इंक्रीजेज, ये करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। लास्ट ऑप्शन, द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर इज स्टोर चार्ज डिक्रीजेज, एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज डिक्रीजेज, रॉन्ग है ना। डायरेक्टली पुट करने से क्या होती है, डायरेक्टली पुट करने से वो ज़्यादा चार्ज स्टोर करता है, तो कैपेसिटर्स की जो एबिलिटी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। तो डायरेक्टली पुट करने का पर्पस ही यही है कि कैपेसिटर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ओके, ए वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, इंक्रीज नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है और E इक्वल टू वी बाई डी होता है, E इक्वल टू वी बाई डी होता है। ओके, डी कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है, तो E ऑल्सो कांस्टेंट। सी द सेकेंड क्वेश्चन, इन ए गिवन रीजन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैरीज विद द पोजिशन V इक्वल टू दिस वन। ये पोटेंशियल का इक्वेशन गिवन है, पोटेंशियल एक्स के साथ वैरी कर रहा है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, तो क्वेश्चन गिवन है V इक्वल टू 3 + 2x², पोटेंशियल एक्स के साथ वेरी कर रहा है, इसका इक्वेशन गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स x इक्वल टू 2 एंड -2 इज 2 वोल्ट। फर्स्ट ऑप्शन, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 2 वोल्ट है, तो कैलकुलेट करते हैं। व्हेन x इक्वल टू 2 व्हाट इज द पोटेंशियल V1, निकालो। 3 + 2 × 2², 2 × 2², 4 × 8, हाउ मच, 11 वोल्ट। x इक्वल टू -2, व्हाट इज द पोटेंशियल V2, अगेन 3 + 2 × -2 का होल स्क्वायर, सेम वैल्यू आएगा 11 वोल्ट। अब ये अगर डेल्टा V निकालोगे दोनों के बीच का वोल्टेज, ये तो 0 आ जाएगा, है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 0, तो ये रॉन्ग है। ए चार्ज ऑफ 1 कूलम प्लेस्ड एट x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 2, कोई चार्ज है जो x इक्वल टू 2 पे प्लेस है। ओके, ये मान लो x एक्सिस, तो चार्ज यहाँ पे है x इक्वल टू 2 पे। ओके, एक्सपीरियंस है फोर्स ऑफ 6 न्यूटन, ये 6 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इस पे जो चार्ज है फोर्स का वैल्यू भी गिवन है 6 न्यूटन, ये आएगा क्या। तो फोर्स कैसे निकालते हैं, है ना, चार्ज पे फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज इसमें दिया हुआ है 1 कूलम। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर दो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नोन होगा तो फोर्स निकाल सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल से वोल्टेज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, एक फॉर्मूला पढ़े होगे E इक्वल टू -dV/dr, यहाँ पे x वेरिएबल है तो dx, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। 3 कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 + 2, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, माइनस है इसमें माइनस लगा हुआ है ना, तो स्टार्टिंग में माइनस लगा हुआ है तो उस माइनस को अगर लिखेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ओके, दिस इज ओके, दिस वन इक्वल टू 0 + ओके 0 + 2 × 2x, दैट इज 4x विथ माइनस साइन, तो ये आ जाएगा नेगेटिव। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, -4 × 2, -8 न्यूटन पर कूलम। ओके, तो x इक्वल टू 2 पे अगर कैलकुलेट करनी है फोर्स की वैल्यू, तो फोर्स कैसे निकालेंगे, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज हाउ मच 1 कूलम। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड -8 का मतलब ये हुआ कि 8 न्यूटन इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। ओके, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी, ये इसका मतलब हुआ -8 का मतलब। ओके, सो अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो चार्ज की वैल्यू 1, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मॉड ऑफ दिस 1, इसका वैल्यू आ जाएगा 8। ओके, दैट 8 न्यूटन, 8 न्यूटन होना चाहिए, आंसर क्या गिवन है 6, रॉन्ग है। ओके, सी ऑप्शन, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द अबव चार्ज इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस,
फोर्स जो लग रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लग रही है, रॉन्ग है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव एक्स में है। ओके, तो फॉर्मूला फोर्स का क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में तो फोर्स भी क्या लाएगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स में नहीं आएगा, ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट क्या होगा, लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गिवन रीजन इज नॉन यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है along एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, कैसे निकालते हैं यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 5 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम, 1 न्यूटन पर कूलम, 20 न्यूटन पर कूलम, ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो यूनिफॉर्म कहलाएगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब अगर वो वेरी करेगा। ओके, तो उस कंडीशन वेरिएबल करने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल आ जाएगा, एक्स का फंक्शन आ जाएगा, आर का फंक्शन आ जाएगा, टाइम का फंक्शन आ जाएगा, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जस्ट हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था देखो, 4x माइनस 4x, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये 4x आया है। ओके, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड x के साथ वेरी कर रही है ना, x के साथ क्या हो रही है, वेरी कर रही है, x वेरी करेगा। अगर x की वैल्यू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, x की वैल्यू 1 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू -4 न्यूटन पर कूलम, x की वैल्यू 2 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू -8 न्यूटन पर कूलम, x की वैल्यू 3 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू -12 न्यूटन पर कूलम। तो x वेरी करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, कांस्टेंट नहीं है। x इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करेगी, कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट होता तो यूनिफॉर्म बोलते, अगर कांस्टेंट नहीं है वेरी करेगी तो नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम ए मेटल हैव, ओके, फोटो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलती है, ये मान लो मेटल सरफेस है, इस पर लाइट इंसिडेंट करते हैं एच न्यू, है ना, तो ये मेटल सरफेस क्या करती है, कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन फाई नॉट, और जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी है उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या करती है, इजेक्ट करती है ना। इसका क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगा, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगी उसकी एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो डिफरेंट स्पीड स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू सर्टेन मैक्सिमम, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगी उसका जो स्पीड होगा 0 से मैक्सिमम तक आएगा, ये लिखा हुआ है। सेकेंड, सेम काइनेटिक एनर्जी, वो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगी उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, ऐसा नहीं एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ओके, थर्ड ऑप्शन सेम फ्रीक्वेंसी, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, बोथ बी एन सी क्या होगा। तो देखो ये जो एनर्जी आएगी, है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसी भी न्यूक्लियर एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में होते हैं, के सेल में होते हैं, के सेल, एल सेल, एम सेल। ओके, और सबकी एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट होती है। के सेल जो होती है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में होती है, उससे इलेक्ट्रॉन इजिली इजेक्ट कर जाती है, क्योंकि उससे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा, निकल जाएगा। ओके, और जैसे जैसे कोर की तरफ आएंगे उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ओके, सो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं निकलता है, मेटल सरफेस पे जब एनर्जी आती है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस के सरफेस पे होगा, है ना, उस इलेक्ट्रॉन को कम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, एनर्जी लेके वो निकल जाएगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इसके बल्क में होगा, सोचो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा इसके बल्क में, मेटल के डीप इनसाइड होगा, उस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकलनी है तो उसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ओके, अगर वो बाहर निकल भी गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, चेंज कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा उसकी एनर्जी और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होगा उसकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जब इजेक्ट करती है तो सबकी जो स्पीड है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम नहीं होता है, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ओके, तो जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 0 टू सर्टेन मैक्सिमम। ओके, उसकी स्पीड 0 भी हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू तक हो सकती है। ओके, सेकेंड नहीं आएगा, सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगा, ये रॉन्ग है। ओके, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन सरफेस में निकलेगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी ले जाएगा। जैसे मान लो अगर ये 20 जूल एनर्जी है, 20 जूल एनर्जी मैंने सप्लाई किया, तो 20 जूल एनर्जी जो सरफेस में इलेक्ट्रॉन है उसे ही मिलेगा। ओके, और जो बल्क में आएगा उसके पास ही मिलेगा, लेकिन जो सरफेस में मिलेगा वो डायरेक्टली यहाँ से इजेक्ट कर जाएगी, और जो बल्क में रहेगा उसको क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन को पहले अंदर से सरफेस पे आना पड़ेगा,
उसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगा वो, और जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी है उस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंजेक्ट करेगी। ओके, तो 20 में से कुछ पोर्शन एनर्जी उसके इनसाइड कंज्यूम हो गई, और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ओके, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो स्पीड क्या होगा, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 4। ए ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल मूव विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है। ओके, अंडर द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिकल मैग्नेटिक फील्ड। आइडेंटिकल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई ऑफ देयर पाथ। उसकी रेडियस की रेशियो क्या होगी वो कैलकुलेट करना है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़े होगे, R = mv/qb। यहाँ पे v क्या है, v स्पीड, m मास, q चार्ज, b मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो इस फॉर्मूले में अगर देखोगे स्पीड के बारे में लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में, स्पीड के बारे में मेंशन नहीं है। सो अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन क्या होता है, अल्फा पार्टिकल ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन बोलते हैं 1s2 को, और अल्फा पार्टिकल बोलते हैं हीलियम न्यूक्लियस 4-2। सो अगर आप चार्ज देखोगे तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना लिखेंगे, 2e। चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन कितना लिखेंगे, सिंपली e। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना लिखेंगे, 4m। m कंसिडर करो, m मीन्स मास ऑफ न्यूट्रॉन कंसिडर कर सकते हैं। ओके, मास ऑफ ड्यूट्रॉन क्या कंसिडर करेंगे, 2m, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे 4n2 है। ओके, ये 4, ये मास के करस्पॉन्डिंग होती है। ओके, अब यहाँ से देखो mv/qb। सो अगर डेरिवेशन अगर देखे होगे, जानते होगे, तो डेरिवेशन कैसे निकालते हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में जाती है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल बैंड करती है मैग्नेटिक फील्ड में, और उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है यही सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आती है, m मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू qvb। ओके, चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड qvb, और सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। तो mv²/r यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ से अगर देखोगे, सो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हमें इन्वॉल्व करना है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होती है, हाफ mv²। सेम काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है, बट यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी नहीं है लेकिन mv² है, तो इसे हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 2 कैंसिल, सेम हो जाएगा। ये वाली टर्म अगर देखोगे, है ना, ये वाली टर्म, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। सो qvb इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी k इंटू 2/r लिख सकते हैं। ओके, तो दिस इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे v को रिमूव करते हैं। ओके, सो v इक्वल टू कैसे लिखेंगे, v इक्वल टू 2k/r टाइम्स ऑफ qb, ऐसा लिख सकते हैं, r टाइम्स ऑफ qb। इस v को यहाँ पे पुट कर दो, तो r इक्वल टू कैसे लिखेंगे, mv/qb। ओके, तो v की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, सो r इक्वल टू m/qb। ओके, v इक्वल टू 2k/r qb, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें देखोगे यहाँ पे देखो r को इधर ले जाओ, तो r इंटू आर कितना हो जाएगा, r² 2mk/q इंटू q। ओके, b इंटू b, b²। इसमें देखोगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेम काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है। ओके, सो r² इज प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखेंगे, r² इज प्रोपोर्शनल टू m/q², लिख सकते हैं, r² इज प्रोपोर्शनल टू m/q²। ओके, रेडियस का रेशियो निकालना है, मीन्स r प्रोपोर्शनल टू √of m/q², ऐसा लिख सकते हैं। ओके, सो अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रॉन के रेडियस, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, ड्यूट्रॉन। ओके, सो कैसे लिखेंगे हम लोग इसके रेडियस को, कैसे लिखेंगे, r ड्यूट्रॉन/r अल्फा, ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन में पहले ड्यूट्रॉन है तो ड्यूट्रॉन पहले आएगा,
अल्फा पार्टिकल बाद में आएगा। ओके, सो मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शन, तो क्या ले सकते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन बाय मास ऑफ अल्फा। चार्ज का इन्वर्सली प्रोपोर्शन है लेकिन क्यू स्क्वायर है। ओके, सो कैसे लिखेंगे, चार्ज ऑफ अल्फा होल स्क्वायर चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब सबका वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। न्यूट्रॉन का मास हाउ मच, 2m, अल्फा पार्टिकल का मास 4m, अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e का होल स्क्वायर 4e स्क्वायर, न्यूट्रॉन का चार्ज e का होल स्क्वायर e स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, m से ये कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, कितना आ गया √2। सो रेशियो क्या हो जाएगा, √2, बी इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज b। ओके, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ये लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, यहाँ से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है b। ओके, द फील्ड एट ए डिस्टेंस r/2 विल बी, r/2 डिस्टेंस पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इससे r/2 डिस्टेंस पे यहाँ पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होती है, पढ़े होगे, म्यू बी इक्वल टू μ0/4π 2I/r, ये रिजल्ट होता है। यहाँ पे r और b में क्या है, इन्वर्सली रिलेशन है, तो यहाँ से लिख सकते हैं b प्रोपोर्शनल टू 1/r। ओके, सो b2/b1 इक्वल टू क्या, r1/r2, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ओके, सो b2 मीन्स बाद वाले वैल्यू, b1 मीन्स इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या है मैग्नेटिक फील्ड b, r1 इनिशियली r कितना है r, और बाद में r की वैल्यू क्या हो गई r/2, ये कितना आ जाएगा 2। सो b2 इक्वल टू हाउ मच, 2 टाइम्स ऑफ b आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 blocks of different material are placed in the uniform magnetic field B। ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में 2 ब्लॉक को पुट किया गया है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द 2 blocks आर रिप्रेजेंटेड, द फर्स्ट ब्लॉक में मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है और सेकेंड फील्ड ब्लॉक में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से है। ओके, आइडेंटिफाई द सुटेबल वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी मीन्स μr, ओके, एंड द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी x ऑफ द मटेरियल इज, फर्स्ट एंड सेकेंड का क्या होगा। ओके, सो जो फर्स्ट वाली मटेरियल है, ये कौन सी मटेरियल है, दिस इज डायमैग्नेटिक मटेरियल, ये कौन सा मटेरियल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ब्लॉक के अंदर से पास नहीं करती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड अंदर से पास नहीं करती है। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास करती है। ओके, सो डायमैग्नेटिक के लिए पढ़े होंगे, डायमैग्नेटिक के लिए μr का वैल्यू क्या होता है, 1 से कम होता है, और ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू काय की वैल्यू क्या होती है, 1 से कम होती है, 0 से कम होती है, नेगेटिव होता है। ओके, और पैरामैग्नेटिक के लिए μr का वैल्यू क्या होती है, 1 से ज़्यादा होता है, और काय की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होता है। ओके, तो ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को याद रखना है। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक तीनों की μr की वैल्यू और काय की वैल्यू हमें याद रखना है। ओके, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग, गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर से एमीटर भी बनता है, वोल्टमीटर बनता है। गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर ये गैल्वेनोमीटर है तो इसे एमीटर कैसे बनाते हैं, एक स्मॉल रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करते हैं, उस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू क्या होती है, लो बनती है। ओके, तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जब कनेक्ट करते हैं तो ये एमीटर बन जाता है, ये क्या बनता है, एमीटर। ओके, और ये गैल्वेनोमीटर है, इसके सीरीज में अगर कोई रेजिस्टेंस लगा दोगे, है ना, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, हाई, तो क्या बन जाएगा, ये वोल्टमीटर बन जाएगा।
ओके, दोनों रिजल्ट हमें याद रखना है। सो गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर हमें बनानी है, तो रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए और सीरीज में कनेक्टेड। हाई रेजिस्टेंस पैरेलल, नो, हाई रेजिस्टेंस सीरीज, यस। लो रेजिस्टेंस पैरेलल, लो रेजिस्टेंस पैरेलल से क्या बन जाएगा, एमीटर बन जाएगा। अभी जस्ट मैंने बताया, ये तो नहीं होगा। ओके, each of the following statement each of the statement below are based on the properties of the electron orbit in a hydrogen atom. Identify a statement that the correctly satisfy the Bohr model of an atom. Bohr model of atom को कौन satisfied करता है, ये 4 ऑप्शन में से। The angular momentum of the orbiting electron is 3h by pi. Angular momentum, तो बोर का पॉस्टुलेट पढ़े होगे। बोर की पॉस्टुलेट क्या बोलती है, एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू NH by 2 pi इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, वेयर n इक्वल टू इंटीजर 1 2 3, इस तरह से होना चाहिए। सो अगर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे कितना होगा एंगुलर मोमेंटम, h बाई 2 पाई। n की वैल्यू 2 पुट करो तो 2h बाई 2 पाई, n की वैल्यू 3 पुट करो 3h बाई 2 पाई। देखो 3h बाई 2 पाई, ओके, 3h बाई 2 पाई। n की वैल्यू 4 पुट करो, हमें इस पर चेक करना है 3h बाई पाई हो सकती है या नहीं हो सकती है। ओके, अगर n की वैल्यू, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है हमें। ओके, तो चेक करो, अगर 3h बाई पाई है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, पाई को 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मैंने डिवाइड भी कर दिया, लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 3h बाई 2 पाई हो सकता है। ओके, 6 क्या है, 6h बाई 2 पाई, 6 क्या है, 6 इंटीजर है। ओके, सो बोर की जो पॉस्टुलेट है एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू NH बाई 2 पाई, n यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए, तो h बाई 2 पाई देखो यहाँ पे भी आ रहा है, और 6 क्या है, इंटीजर, इंटीजर होना भी चाहिए। इसका मतलब ये करेक्ट है, दिस आंसर इज करेक्ट। इसको आप 3h बाई पाई को ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 6h बाई 2 पाई, 6 इज द इंटीजर, तब ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी स्टेबल ऑर्बिट इज पॉजिटिव। किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉन। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के साथ बॉन्डेड है। ओके, उस स्टेबल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या है, बॉन्डेड है। तो कोई भी सिस्टम जब किसी के साथ बॉन्डेड होती है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव, एंड पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, नेगेटिव, नेगेटिव होना चाहिए। जैसे हम लोग अर्थ के साथ बॉन्डेड हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव, और टोटल एनर्जी भी क्या होती है, नेगेटिव। नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है जो सिस्टम है वो किसी न किसी के साथ बाउंडेड है, ओके, फ्रीली मूव नहीं कर सकता है, ये इसका मतलब होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के साथ हमेशा बाउंडेड है, स्टेबल न्यूक्लियस है, इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नेगेटिव आएगी और टोटल एनर्जी भी क्या होगी, नेगेटिव आएगी। ओके, तो ये जो सेकंड ऑप्शन लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, ये रॉन्ग है। क्या होना चाहिए, मस्ट बी नेगेटिव। ओके, द रेडियस ऑफ द सेकंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑर्बिट इज 2a0, वेर a0 इज द बोर रेडियस। बोर रेडियस कहने का मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। ओके, सेकंड ऑर्बिट का कितना होता है, 2a0, ऐसा होता है क्या। रेडियस का फॉर्मूला पढ़े होगे बोर मॉडल में, रेडियस का फॉर्मूला nth ऑर्बिट के लिए क्या होती है, nth ऑर्बिट की 0.53, अगर फॉर्मूला याद होगा आपको, 0.53 n² बाई जेड एंगस्ट्रम, ये होता है। तो अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है तो जेड के लिए 1 हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट पुट करेंगे तो n की वैल्यू 1। ओके, तो फॉर n इक्वल टू 1, r1 की r0 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, 0.53 एंगस्ट्रम। अगर सेकेंड ऑर्बिट देखेंगे n इक्वल टू 2 तो कितना हो जाएगा r की वैल्यू सेकेंड ऑर्बिट के लिए, इसमें n की जगह 2 पुट करेंगे 4 टाइम्स हो जाएगी, 4 इंटू 0.53। तो अगर इसको इन्होंने a0 रिप्रेजेंट किया है तो दिस वैल्यू हाउ मच, 4a0, 2a0 नहीं होगा, है समझ में। An amount of energy -3.4 electron volt given to an electron in this its second orbit will let it escape of the atom. Okay. Amount of energy -3.4 electron volt given to electron. तो सेकेंड ऑर्बिट में, तो सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े होगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z² बाई n²। सो हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट n की जगह 1, z की वैल्यू 1, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी कितना आ जाएगा, E1 इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट z की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2,
2 का होल स्क्वायर माइनस 13.6 बाई 4, दिस वैल्यू इज माइनस 3 पॉइंट, ई वैल्यू हाउ मच, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन जब सेकेंड ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है, इसीलिए उसकी टोटल एनर्जी निगेटिव है। इस ऑप्शन में क्या गिवन है, एनर्जी कितना दे रहे हैं इसे, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहे हैं, तो उसके पास तो ऑलरेडी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और तुम बाहर से भी माइनस 3.4 दे रहे हो, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टोटल एनर्जी मोर निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा न्यूक्लियस के साथ, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे एस्केप नहीं करेगा, ओके, लेकिन हमें एस्केप कराना है, तो एस्केप कराने के लिए ये अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तो वो एस्केप नहीं करेगा, ओके, फ्री होने के लिए, एस्केप होने के लिए, एस्केप होने का मतलब ये है कि उसकी टोटल एनर्जी जीरो होना चाहिए, एटलीस्ट जीरो होना चाहिए, जीरो रहेगा तो वो एस्केप करने के कंडीशन में है, जीरो से ज़्यादा देंगे तो वो एस्केप कर जाएगा पॉजिटिव एनर्जी में। तो अगर आप माइनस 3.4 देंगे तो वो तो आपने तो और निगेटिव कर दिया, तो वो और ज़्यादा स्टेबल हो गया, वो तो एस्केप करेगा ही नहीं। तो एस्केप करने के लिए उसकी एनर्जी एटलीस्ट जीरो होना चाहिए। तो अगर ये माइनस की जगह अगर तुम प्लस सप्लाई दोगे, अगर ये प्लस होता, ओके, प्लस 3.4 एनर्जी दोगे, तो प्लस 3.4 एंड माइनस 3.4 टोटल एनर्जी इज जीरो, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन वहाँ पे एस्केप कर सकती है, ओके। तो माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रॉन्ग आंसर है, प्लस रहेगा तभी पॉसिबल है, ओके। तो डी भी क्या है इसका रॉन्ग ऑप्शन। तो करेक्ट क्या हो जाएगा इसका, ए, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। when an alternating voltage E equal to E naught sin omega t, this is omega t, is applied to a circuit, a current I equal to I naught sin omega t plus pi by 2। ये किसी सर्किट में, किसी भी सर्किट मान लो, ये सर्किट है, इस सर्किट में वोल्टेज मैंने अप्लाई किया, क्या वोल्टेज, एसी वोल्टेज है, ओके। तो एसी वोल्टेज का सिंबल क्या होता है, इस तरह का सिंबल होता है, ये सप्लाई वोल्टेज मैंने दिया, ओके, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट जो इसमें फ्लो कर रही है दैट इज आई का वैल्यू दिया हुआ है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओके। करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस क्या है, पाई बाई 2, पाई बाई 2 इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फ्लो थ्रू इट। द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, एवरेज पावर कितना डिसिपेट होगा, तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है एसी में, एवरेज पावर पी एवरेज वी आर एम एस, ओके, आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, फाइव इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, पाई बाई 2, तो कॉस पाई बाई 2, कॉस 90 डिग्री हाउ मच, जीरो, कॉस पाई बाई 2 जीरो, तो एवरेज पावर क्या जीरो, एवरेज पावर क्या हो जाएगी जीरो। तो पाई बाई 2 जो फेज डिफरेंस है ये एसी में आरएल सर्किट में होती है और आरसी सर्किट में होती है। तो आरएल और आरसी सर्किट में फेज डिफरेंस, सॉरी, एवरेज जो फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट में होती है और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में होती है। तो प्योरली कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट में कोई भी पावर कंज्यूम नहीं होता है, वहाँ पे एवरेज पावर जीरो होती है। आरएल और आरसी सर्किट में पावर कंज्यूम होती है क्योंकि वहाँ पे जब वोल्टेज निकालेंगे फेज डिफरेंस वो 90 डिग्री से कम आएगा। 90 डिग्री फेज डिफरेंस प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में होती है, इसीलिए एसी सर्किट में कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस वो कोई पावर कंज्यूम नहीं करता है क्योंकि कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस में करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल 90 डिग्री होती है और वहाँ पे वो कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता है बिकॉज ऑफ फाई इक्वल टू पाई बाई 2, ओके। जो भी पावर कंज्यूम होती है एसी सर्किट में वो रेजिस्टेंस में ही होती है, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता है, इसलिए एसी सर्किट में पावर लॉस कम होती है, मिनिमम पावर लॉस होता है, ओके। सो इसका आंसर हो जाएगा डी। Which of the following relation indicate the speed of the electromagnetic wave in the free space? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, ओके। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब ये हुआ फ्री स्पेस में दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट, ओके। और स्पीड ऑफ लाइट का प्रयोग है सी इक्वल टू क्या होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, दिस इज वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ओके।
लेकिन ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है, कैसे निकालते कैसे हैं? ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़े होगे स्पीड ऑफ लाइट कैसे निकालते हैं। दिस c इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, इसका ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करेंगे 8.85 10⁻11। जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है। ओके, और इसको एक तरह से और लिख सकते हैं ई नॉट बाई बी नॉट, ई नॉट बाई बी नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, ये दोनों का रेशियो क्या देती है, स्पीड ऑफ लाइट देती है। ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को भी हमें याद रखना है। इस फॉर्मूले का हेल्प आप लोग, इस फॉर्मूले का यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालना होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालना होगा, म्यू नॉट का डायमेंशन निकालना होगा, वहाँ पे ये रिलेशन हम लोग समटाइम यूज करते हैं। ओके, सो आंसर कौन कौन सा हो जाएगा, ए एंड सी, मीन्स बोथ ए एंड सी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन।